1974 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऑफिस में एक लेटर रिसीव होता है जो कि बाहर मुल्क से एक ऐसे शख्स ने लिखा है जिसको कोई जानता तक नहीं है। खत के लिखने वाला ये कहता है कि मैं पाकिस्तान को एटॉमिक बॉम्ब बनाकर दे सकता हूं। मैं फिलहाल मुल्क से बाहर हूं और जो अप्रोच इस वक्त पाकिस्तान ले रहा है प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब्स बनाने की वो सही नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को जब ये लेटर मिला तो उन्हें बहुत ही तशवीश हुई। किसी ने भी इस खत के लिखने वाले अब्दुल कदीर खान का नाम नहीं सुना था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने आईएसआई को एक्टिवेट किया और हिदायत दी कि अब्दुल कदीर खान नामी शख्स को मॉनिटर किया जाए और इनका कंप्लीट बैकग्राउंड चेक किया जाए। और जब आईएसआई ने भुट्टो को रिपोर्ट दी तो उसमें लिखा था कि AQ खान इनकॉम्पिटेंट हैं, ये बॉम्ब नहीं बना सकते। अब्दुल कदीर खान को फादर ऑफ यूरेनियम कहा जाता है और कुछ लोग तो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी उन्हें कहते हैं। मोहसिन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हीरो तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कमाल के झोल देखे हैं। आज 14 अगस्त स्पेशल में हम अब्दुल कदीर खान की जिंदगी का ओवरव्यू करेंगे। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। शुरू के हिस्से को मैं बहुत तेजी से कवर करूंगा क्योंकि मुझे एक बहुत ही एक्साइटिंग लाइफ को कवर करना है। अब्दुल कदीर खान भोपाल इंडिया में 1936 में पैदा हुए और पार्टीशन के बाद 1952 में इनकी फैमिली इंडिया से पाकिस्तान आ गई और ये लोग कराची में सेटल हो गए। डीजे साइंस कॉलेज गए और बाद में कराची यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ी। 1960 में ग्रेजुएशन डिग्री फिजिक्स में हासिल की। एक साल बाद जर्मनी चले गए और वहां मेटलर्जी पढ़ी। मेटलर्जी साइंस की वो फील्ड होती है जिसमें मेटल यानी कि धात की खुसूसियात को पढ़ा जाता है ताकि उसको अमली जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सके। और 1965 के बाद उनका ट्रांसफर नेदरलैंड्स में हो गया। वहां उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और बाद में 1972 में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वो डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी बन गए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो मामलात ही अजीब थे। 1971 की जंग ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया था और पाकिस्तान के लिए यह बहुत साफ हो गया था कि इंडिया की आर्मी के आगे उसका टिकना बहुत ही मुश्किल है। मामला जज्बे और हिम्मत का नहीं था, बात सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की थी। इंडिया की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से 3 से 4 गुना ज्यादा थी और पाकिस्तानी को अंदाजा हो गया था कि उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए है इस पावर को बैलेंस करने के लिए। जंग के बाद 1972 में मुल्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट के साथ मुनीर अहमद खान को हेड बनाकर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना डाली। प्लान था कि 4 साल में एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए जाएं। उस वक्त सबसे पॉपुलर 2 एलिमेंट्स थे बॉम्ब के लिए, प्लूटोनियम बेस्ड एंड यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब्स। मुनीर अहमद खान ने प्लूटोनियम को चुना और प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब्स पर काम स्टार्ट हुआ। अगले 3 साल तक मुनीर अहमद खान फिसाइल मटेरियल बनाने में जुड़े रहे, लेकिन उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। फिसाइल मटेरियल एटॉमिक रिएक्शन को सस्टेन करता है, तो मेनली वी हैड अ बिट रफ स्टार्ट। बैक टू AQ खान। 1972 में AQ खान ने एम्स्टरडेम में फिजिक्स डायनामिक्स रिसर्च लैब ज्वाइन की जिसमें उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस को पढ़ा। ये सेंट्रीफ्यूज की स्टडी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली थी इनकी आने वाली जिंदगी के अंदर। सेंट्रीफ्यूजेस से यूरेनियम को इनरिच किया जा सकता था। यूरेनियम इनरिचमेंट को प्लीज मुझे एक लाइन में समझाने दीजिए। नॉर्मली यूरेनियम एलिमेंट रिएक्शन के लिए मौजूद नहीं होता, बल्कि इसको खालिज करने की जरूरत होती है और उसमें मिक्स फजूलियात को अलग करने के बाद ही यूरेनियम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ ही अरसे बाद AQ खान को न्यूक्लियर रिएक्टर के लेवल के यूरेनियम की इनरिचमेंट पर काम करने की इजाजत मिल गई। यूरैनको कंपनी में इनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज मेथड को यूज करने को चूज किया। हाउएवर ये बहुत ही मुश्किल मेथड था और यूजुअली दुनिया में बहुत कम इस्तेमाल हो रहा था। AQ खान ने इस मेथड को बेहतर बनाया जिसमें उन्हें बहुत ही कामयाबी मिली। उनकी काबिलियत को देखते हुए यूरैनको कंपनी जहां वो काम कर रहे थे ने इस सेंट्रीफ्यूज को बनाने के ब्लूप्रिंट्स यानी कि प्लान्स तक AQ खान को दे दिए थे और साथ में उन्हें सप्लायर्स की लिस्ट तक की भी रसाई थी जो कि उन सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते थे और सप्लाई करते थे और ये नॉलेज भी आगे जाकर बहुत काम आने वाली थी। अब देखें पाकिस्तान में उस वक्त क्या हो रहा था। 1974 में इंडिया ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया जिसने तो पाकिस्तान की दौड़ें लगवा दी। सडनली इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी पाकिस्तान से आगे था और ये भुट्टो को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसी अवस्था में AQ खान को मालूम पड़ा कि पाकिस्तान अपना एटॉम बम बनाना चाहता है और उन्होंने, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, पाकिस्तान को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उन्हें मौका मिले, लेकिन पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने उन्हें कोई खास एंटरटेन नहीं किया जिसकी वजह से उन्होंने डायरेक्ट जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा। भुट्टो ने आईएसआई को पीछे लगाया और उन्होंने AQ खान को इनकॉम्पिटेंट कहा कि यह बंदा आपको काम नहीं करके दे सकता। लेकिन भुट्टो को आईएसआई की रिपोर्ट पर यकीन ना ठहरा और उन्होंने मुनीर अहमद खान से बात की और कहा कि AQ खान से मिला जाए और 1974 में AQ खान पाकिस्तान आए।
बिल्कुल फिल्म्स की तरह एयरपोर्ट से AQ खान ने टैक्सी पकड़ी और सीधे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पहुंचे। रात के 3 बजे हाईली सिक्रेटिव मीटिंग्स में AQ खान ने बहुत कोशिश की कि यूरेनियम को यूज किया जाए, लेकिन भुट्टो कंप्लीटली कन्विंस नहीं थे। लेकिन उन्हें एक पोटेंशियल नजर आया। उन्होंने कहा कि क्यों ना ये दोनों आगे बढ़ाया जाए, प्लूटोनियम को भी और यूरेनियम को भी। AQ खान ने PAEC ज्वाइन की और अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन जल्द ही उनको अंदाजा हुआ कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लो प्रायोरिटी दी जा रही है, वाइल प्लूटोनियम को मिलिट्री गेट तक के ले जाने के मामला बहस किए जा रहे हैं, जिससे AQ खान खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि यूरेनियम के प्रोजेक्ट को भी देखा जाए और इससे नजरअंदाज किया जा रहा था। वो इससे इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और भुट्टो को एक खत लिखा कि आपका बॉम्ब कभी बनने नहीं वाला। भुट्टो को अंदाजा हुआ कि ये मामला तो फूट डाल देंगे साइंस कम्युनिटी में, तो भुट्टो ने AQ खान से मीटिंग की। AQ खान ने क्लियर किया कि मैं इस प्रोजेक्ट को खुद हेड करना चाहता हूं और इस मामले में PAEC की मुदाखलत नहीं चाहता, जो कि भुट्टो ने मान ली और वहीं कहूटा रिसर्च लैब यानी कि KRL बनी। KRL ने 1984 में कोल टेस्ट किए। कोल टेस्ट से मुराद आप ये समझें कि धमाकों में न्यूक्लियर मटेरियल नहीं फटता था, वाइल PAEC ने 1983 में किए, जिसमें कुछ प्रोग्रेस मिली। एंड टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उनकी इंप्रूवमेंट से ही पाकिस्तान ने एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए। फिर हमने देखा कि 1998 में इंडिया ने अपने टेस्ट किए, जिसके जवाब में 28 मई को पाकिस्तान ने अपने टेस्ट किए। जो बॉम्ब्स 28 मई को डेटोनेट हुए चागी 1 वो KRL के बनाए हुए थे, और उसके 2 दिन के बाद चागी 2 के बॉम्ब्स डेटोनेट किए 30 मई को, जो कि प्लूटोनियम बेस्ड थे, जिसको समर मुबारकमन ने हेड किया। फॉर श्योर AQ खान के साथ एक बहुत ही बड़ी टीम ने काम किया था इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम पहुंचाने में, जिनमें GD आलम, तस्नीम शाह ने बहुत ही अच्छी खिदमात अंजाम दी। लेकिन टीवी और अखबारों की हेडलाइन में सिर्फ AQ खान का नाम की वजह से ही बहुत से साइंटिस्ट बहुत ने मायूसी का इजहार किया कि इसका पूरा क्रेडिट AQ खान को नहीं जाता, बल्कि पूरे इदारे को जाता है। लेकिन फिर हमें एक बहुत ही नया पहलू दिखता है कि जब 1999 के बाद अब्दुल कदीर खान की एक बिल्कुल ही नई तस्वीर देखने को मिली। पता ये लगा कि अब्दुल कदीर खान एक बहुत ही बड़े बिजनेस नेटवर्क को ओन करते हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के सामान को पूरी दुनिया से खरीद ही नहीं रहे, बल्कि उसे बेच भी रहे हैं। और वो सिर्फ सामान ही नहीं बेच रहे, बल्कि जो पेशरफ्त उन्होंने पाकिस्तान में की है वो भी बेच रहे हैं। उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने 5 ममालिक को अपने प्लान्स बेचे: ईरान, इराक, लीबिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को CIA चीफ ने खुद आकर एक फाइल दी, जिसमें ट्रांजैक्शंस, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस के डिजाइन, डील्स पर सिग्नेचर, KRL की इन्वॉल्वमेंट के पेपर्स दिए, जिनमें अच्छा खासा इंकशाफ हुआ कि अब्दुल कदीर खान की इन्वॉल्वमेंट है इन सब मामलात में। जिसके बाद 2004 में अब्दुल कदीर खान ने नेशनल टीवी पर आकर माफी मांगी, और 2004 में ही प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उन्हें सदारती माफी दे दी। कुछ ही अरसे के बाद AQ खान को फ्री सिटीजन कहकर केसेस खारिज कर दिए गए। अब्दुल कदीर खान ने इस पूरे मामले को बताते हुए कहा कि सप्लायर्स तो ऑलरेडी हमें सप्लाई कर रहे थे। वो सोचते थे कि इन बेवकूफ पाकिस्तानियों को जितना माल बेचना है बेचो, ये लोग कभी अपना बॉम्ब नहीं बना सकेंगे, और हमने उनसे भर कर न्यूक्लियर बॉम्ब मटेरियल खरीदे। PTV पर माफी के बाद अब्दुल कदीर खान ने अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि मुझसे ये बयान दिलवाया गया था। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में इतने जोल देखे हैं कि इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन मुझे AQ खान के बारे में पढ़कर सिर्फ एक ही बात समझ में आई। AQ खान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उन्हें अच्छा कह रहा है या कौन उनको बुरा। उस शख्स में सिर्फ एक ही अज़म लेकर अपना पहला खत लिखा और सिर्फ उसी में जुटे रहे। दिस गाय वॉज अ मैन विद अ प्लान। उन्हें ऑलरेडी यूरेनियम की जानकारी थी, उनके पास सेंट्रीफ्यूजेस की ड्राइंग थी, न्यूक्लियर मटेरियल की सप्लायर की एक पूरी लिस्ट थी। उनको अच्छे से पता था कि कौन हमें पार्ट सप्लाई कर सकता है और कौन हमें मटेरियल दे सकता है, और हदफ सिर्फ एक कि पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर स्टेट होना चाहिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उनको क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। इस बंदे ने जान लगा दी कि एटॉमिक बॉम्ब पाकिस्तान को मिलकर ही रहे। फॉर श्योर अब्दुल कदीर खान कामयाब ना होते अगर दूसरे साइंसदान इसमें शामिल ना होते, और स्पेशली जनरल जियाउल हक की खिदमात के बगैर तो शायद ये प्रोग्राम मुमकिन ही ना होता। बट लेट मी टेल यू व्हाइल आई एंड द वीडियो, आप अब्दुल कदीर खान से जितना भी इख्तलाफ कर लें, आप उनके बारे में कुछ भी कह दें, लेकिन जितना मैंने इस शख्स के बारे में पढ़ा है, अब्दुल कदीर खान की मुहिब्बे वतनी पर एक भी उंगली नहीं उठाई जा सकती है।
होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। आई नो कि मैंने इंतहाई तेजी से एक बहुत ही कमाल की जिंदगी को कवर करने की कोशिश की है और इसमें बहुत से नामों और इवेंट्स को भी इग्नोर किया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो का कंटेंट कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्डेड इंटरव्यूज पर बेस्ड है, जिनमें गलतियां हो सकती हैं। भले रियलिटी जो भी हो, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन तकरीबन यही स्टोरी सुनाती है। YouTube पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo and I will see you in the next video.